1500 दे देंगे किसी बहन को, कोई कहता 3000 दे देंगे। घर से दे रहे हो किसी को कुछ, उनके ही पैसे से देकर उन पर मेहरबानी दिखा रहे हो। तुम्हारे ही वोट, तुम्हारे ही नोट और तुम पे मेहरबानी। शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हेलीकॉप्टर में पेट्रोल तुम्हारी खून पसीने की कमाई का जल रहा है। हमारी खून पसीने की कमाई से हमारी बेटी की शादी कर दी। तुम मामा नहीं हो सकते, सरकारी मामा हो सकते असली। राजनीति में मुझसे बहुत लोग आगे हो सकते हैं, लेकिन जितनी बहनें मेरी आज हैं, जितनी बहनों का कन्यादान हो गया, इतनी बहनें किसी नेता के पास आज भी नहीं है। जेल मुझसे मिलने आई बहनें, वो कहने लगी भैया हमारी जान दे देंगे, उठेगा नहीं धरने से। इतनी बड़ी बेइंसाफी, आपको झूठे कैसे बंद कर दिया। किसी को जरूरत पड़ी है तो अपना खून दिया है, 15 बोतल खून लोगों को भेंट किया है। हम लोगों को जुड़कर देखते हो कि बाहरी हैं, हम बाहरी हैं कि अंदर के हैं, ये तो लोग बता रहे हैं। देख लो कौन बाहरी है कौन अंदर है। अच्छा पब्लिक स्कूल बनाऊंगा जो झांसी में नहीं होगा, उससे अच्छा निवाड़ी में बनाऊंगा। हजारों बच्चों को जिम्मेदारी संभालूंगा। और भगवान ने मौका दिया तो निवाड़ी को नोएडा में ना बदल के दिखा दिया तो वो आपके सामने मिसाल कायम करूंगा। बहुत दिन तुम्हारी तकदीर को भोपाल में बैठ के लोगों ने लिखा है, तुम चाहो तो भोपाल की तकदीर को लिखने वाले बन सकते हो। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे जीवन काल एक बात समझाने की कोशिश की कि हे गांव के लोगों, जब तक तुम सब मिलकर अपनी सरकार नहीं बनाओगे और सरकार का हिसाब लेने की हिम्मत नहीं जुटाओगे, तब तक गांव में खुशहाली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, जब तक राजनीति करने वाले लोगों से कहा कि जब तक गांव में खुशहाली नहीं आई, जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे, ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। और अगर गांव में गरीबी है और परेशानी है तो उसके पीछे कोई दोषी है तो राजनीतिक फैसले दोषी हैं। यहाँ के भोले भाले लोग तो किसी को जिताते ही आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों आपसे भी कहना चाहता हूं, आप तो अपने आप में बिरले हो। मैंने दुनिया के, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा देश की राजनीति को भी समझोगे, आप इतना लंबा समय, इतना लंबा साथ मैं कह सकता हूं दुनिया में कोई नहीं देता होगा जितना लंबा साथ आप समझ मध्य प्रदेश के लोगों ने दलों का दिया है। 20 साल तक सरकार, 5 साल सरकार चलाना मुश्किल, सरकार की परीक्षा लेने वाले लोग। लेकिन तुम कितने भोले हो कि तुम खुद तो फेल होते चले जा रहे हो लेकिन सरकार को जिताते चले जा रहे हो। इतने भोले लोग तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। और किसी सरकार की तुम्हें मेहरबानी की जरूरत नहीं है। एक तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया लोगों ने। मैं तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहता हूं कि देखो, गांव में अगर अशिक्षा है, अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए कि राजनीति का विषय क्या है, तो जो पढ़ा लिखा है उसकी जिम्मेदारी है कम से कम उसको ये तो बताएं कि हो क्या रहा है। सरकार बनाने के पहले लोग सेवक बनकर आते हैं और सरकार बनने के बाद फैसला करते समय शासक की तरह। अभी सरकार मेहरबानी सी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। चुनाव के पहले वो कह रहे हैं हम 1500 दे देंगे किसी बहन को, कोई कहता 3000 दे देंगे, कोई कह रहा है हम तुम्हें फ्री में गेहूं दे देंगे। तो मेरा सवाल पत्रकारों आपसे है, इन नेताओं से कम इतना पूछ लो, घर से दे रहे हो किसी को कुछ, उनके ही पैसे से देकर उन पर मेहरबानी दिखा रहे हो। एक सवाल जरूर करो आप कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि हम तुम्हें दे रहे हैं। जो मालिक हैं, जिनके पैसे हैं, 3 लाख करोड़ जिनका बजट है, जो खून पसीने के पैसे के 3 लाख करोड़ तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं और बेरहम लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती 1500 3000 की बात कहते हुए? जनता तय कर सकती है कि तुम बताओ कितने पैसे तुम्हें चाहिए, तुम बताओ, बाकी हमारा पैसा हम पे खर्च करो। ये कब वो दिन आएंगे? ये मध्य प्रदेश के लोगों, मैंने पहले भी कहा और हमारे समाजवादी नेताओं ने कहा कि सरकार की कभी कोई काम को एहसान मत मान लेना। सरकार के पास कोई दफीना नहीं है, तुम्हारे ही वोट, तुम्हारे ही नोट और तुम पे मेहरबानी। मैंने कहा इस मेहरबानी को मिटाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा, तुम्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि अगर शिवराज सिंह चौहान आज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हेलीकॉप्टर में पेट्रोल तुम्हारी खून पसीने की कमाई का जल रहा है। अगर कोई मंत्री घूम रहा है लाल बत्ती के अंदर तो उस कार में तुम्हारी मेहनत की कमाई का पेट्रोल जलाया जा रहा है। अगर होटल में रुक रहा है, बिल दिया जा रहा है तो तुम्हारी मेहनत के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। कोई सड़क बन रही है तो ये मत मानो सरकारी है, वो सड़क अर्धी खराब बन रही है तो तुम ये सोच के देखो कि हमारे खून पसीने के पैसे को तुम साले ऐसे बर्बाद कर रहे हो। ये सरकारी नहीं है कोई पैसा, ये पैसा तुम्हारी मेहनत की कमाई का पैसा है।
ये बेईमान चालाक लोग समझाते हैं कि तुम गरीब हो। अरे गरीबों, सब कुछ तुम्हारा है, तुम देश के असली मालिक हो। 85% लोग गांव में रहते हैं, ये देश गांव से बनता है। तुम्हारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। और अगर देश का बजट भी 30 लाख करोड़ है पत्रकार साथियों, उसमें भी 85% पैसा गांव के लोगों का है। ये भ्रम फैला रखा बड़े लोगों ने, जिससे गरीब समझ ही नहीं पाए कि पैसा किसका है। बताओ जीएसटी का पेबिल कौन है? ये कितना कब तक बेवकूफ बनाओगे इस देश के भोले भाले लोगों को? मैं तब कहता हूं पढ़े लिखे लोगों, जीएसटी को देनदार यदि कोई है वो सिर्फ उपभोक्ता है, व्यापारी का 1 पैसा नहीं लगता जीएसटी में। ये बात तुम कब समझोगे? अगर व्यापारी व्यापार करते समय जीएसटी पे करके लाता है तो जनता से पूरा वसूल कर लेता है, मुनाफा कर लेता है। व्यापारी के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि तुम जनता से पैसे को लेकर हम पे जमा कर दो या पहले जमा कर दो, लेकिन असली पैसा देने वाले लोग इस देश की जनता है। इसलिए तुम्हें किसी नेता की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तुमसे लड़ाई सिर्फ ये जीतनी है, जो लड़ाई है कि हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है, तुम हम पर खर्च कर दो, हमें तुम्हारी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। 5 साल में गांव को शहर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पुरानी है। याद करो, आजादी के बाद एक मौका आया, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे और चौधरी साहब ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही, शपथ लेते ही एक बात बोली, ये देश गांव में बसता है, हिंदुस्तान का बजट गांव के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है, हम 70% पैसा गांव पे खर्च कर देंगे। जिस दिन ये भाषण चौधरी साहब ने दे दिया, उसके बाद चौधरी साहब दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ पाए थे। ये सच्चाई बताओ पत्रकार साथियों लोगों को। ये है पूंजीवाद का, उद्योगपतियों का हिंदुस्तान की सियासत पे कब्जा। हमारी लड़ाई समाजवादियों की यही है कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। मैं तुमसे भी कहने आया हूं, बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं राजनीति में जब तकदीर और समय को बदला जा सकता है। तुम्हारा वोट सिर्फ किसी को बनाने की हैसियत नहीं रखता, तुम्हारा वोट बहुत सारे लोगों को भविष्य को बनाने की योजना में शामिल कर सकता है। तुम्हारा एक फैसला किसी गलत फैसले को सरकार बनाता है, और वो सरकार यदि फैसले गलत लेती है, आपने तो 19-20 साल दे दिए सरकार को। बताओ 20 साल में भी स्कूल अच्छे बने गांव में? और अगर अच्छे स्कूल नहीं बने तो इन बेईमानों को खोद के गाड़ना पड़ेगा कि नहीं गाड़ना पड़ेगा? 20 साल में करोड़ों किसानों मजदूरों के बेटे मजदूर बन गए। अगर इन बेईमानों ने 20 साल पहले, 15 साल पहले तुम्हारे गांव में अच्छा स्कूल बना दिया होता और अच्छा मास्टर पहुंच गया होता, तो जो आने वाली पीढ़ी जो पढ़ लिख नहीं पाई, या पीछे वाली पीढ़ी जो नहीं मौका छूट गया, वो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के अवसर चले गए। मैं तो लोगों से कहता हूं अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर हमारे घर वाले हमें गांव से झांसी पढ़ाने नहीं लाए होते तो मैं भी तुम्हारी तरह गांव में खेती कर रहा होता। ये फर्क है पढ़ने का। और अगर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं दी सरकार ने तो फिर जिम्मेदारी क्या संभाली आपने? आप क्या कह रहे हैं कि हम 1500 दे देंगे बेटियों को, 3000 दे देंगे। मैंने एक दिन कहा था पत्रकारों, कभी विचार तो करो, ये नेता अपनी बेटी को 1500 रुपए दें, फिर देखें वो चेहरे की तरफ क्या देखते हैं। वो भी सरकारी पैसे को देना है, अपने घर से नहीं देना आपको। जिस दिन अपनी बेटी के हाथ में 1500 दोगे उस दिन वो घूरेगी आपको। गरीब की बेटी की कोई कीमत तुम्हारी नजर में नहीं है, बहन बता रहे हो, मेहरबानी दिखा रहे हो, वो भी सरकारी पैसे से। ये क्या करते हैं, एक योजना चलाई इन्होंने प्रदेश में, गरीब कन्याओं की बेटी की शादी कर रहे हैं और कह रहे मामा है। अरे इनसे पूछो, मामा जी तुमने अपने गांठ के पैसे से किसी एक बेटी की शादी की है? हमारे खून पसीने की कमाई से हमारी बेटी की शादी कर दी। तुम मामा नहीं हो सकते, सरकारी मामा हो सकते, असली मामा नहीं हो सकते तुम। लेकिन तुम्हारे भाई ने 20 साल पहले फैसला लिया था कि मैं अपने परिवार की बेटियों को अपनी बहन बनाऊंगा। और यह फैसला मैंने इसलिए लिया था कि हम गांव से निकल कर आए, हमने देखा है हमारे घरों में, परिवारों में, अगर किसी के घर में बेटी है और बहन है तो वो एक सपना देखती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे। हर बेटी का एक बड़ा सपना, शादी का सपना, सबसे बड़ा सपना। लेकिन वही बेटी जब बड़ी होने लगती है, वो देखती है कि मेरे माँ बाप से बहुत दहेज मांगा जा रहा है, माँ बाप सोते नहीं है, परेशान है, भाई भी परेशान है। तो वो बहन अकेले में भगवान से ये भी मांग लेती है कि भगवान हमारी शादी कहूँ हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे रहे।
ये हमारे घरों की सच्चाई है। इसीलिए मैंने आज से 16-17 साल पहले जब पहली बार फैसला लिया, जब मैं नई एमएलए बना था, मैंने कहा उस परिवार की बेटी को मैं अपनी बहन बनाऊंगा और धूमधाम से इंतजाम करूंगा। और उस फैसले ने, भगवान ने जब मुझे शादी करने का मौका दिया, राजनीति में मुझसे बहुत लोग आगे हो सकते हैं, लेकिन जितनी बहनें मेरी आज हैं, जितनी बहनों का कन्यादान हो गया, इतनी बहनें किसी नेता के पास आज भी नहीं है। हम अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे बुलाते हैं। अभी जब हम हार गए चुनाव तो हमारी बहनें रोने लगी थी कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे 10,000 वोट तो हम ही 1,000 हैं। हम अगर हम गांव में हाथ जोड़ लेते तो 10 वोट भी जोड़ते तो 10,000 बढ़ जाते, आपको चुनाव कोई नहीं हरा पाता। तब मैंने कहा था कि बहन भाई का रिश्ता वो पवित्र रिश्ता है, हमेशा भाई कोशिश करता है बहन की मदद करें। अभी हमें जेल भेज दिया सरकार ने झूठा मुकदमा लगाकर। सब बड़े बड़े लोग डर रहे थे जब, तब मेरी बहनें लड़ने आ गई, झांसी रानी की तरह मोर्चा खोल दिया, पुलिस कांप गई थी। और जब जेल मुझसे मिलने आई बहनें, वो कहने लगी भैया हमारी जान दे देंगे, उठेगा नहीं धरने से, इतनी बड़ी बेइंसाफी, आपको झूठे कैसे बंद कर दिया। तब भी मैंने अपनी बहनों से जेल में हाथ जोड़े थे कि बहन मैं जेल में मर जाऊं पर चिंता नहीं करना, मुझे इस कलंक से भागीदार मत बनाओ कि एक भाई ने अपनी बहनों को दाव पे लगा दिया। मैं अपनी जान जेल में दे दूंगा पर तुम्हें कभी दाव पे नहीं लगाऊंगा, तुम लौट के घर जाओ। भगवान पे भरोसा रखो, न्याय मिलेगा हमको। मैं जातियों के विषय में भी कहना चाहता हूं, जातियों की नफरत से बाहर निकलो। आप, तुम्हारे पुरखे जान लेते कि तुम जातियों के नाम पे लड़ोगे, कभी जाति नहीं बनाते। मैंने पहले दिन भी जब फैसला लिया था 100 बेटियों की शादी करने का, उसमें हर बिरादरी की बेटी को अपनी बहन बनाया था। हर बिरादरी, कोई बिरादरी नहीं होगी जिसमें मेरी बहन ना हो। तुम मुझे चुनाव में कुछ जाति का मान के हरा दो, पर याद रखना तुम्हारे फैसले ने लोगों का नुकसान किया है। मैं तो सोचता था कि जैन साहब को मजबूर कर दूंगा कि तुम शादी करोगे, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे राजनीति में। लेकिन देखो तो आप, जो किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं करते वो जीत जा रहे हैं, और हम लोग शादियों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। गरीब को बीमारी में इलाज में जान लगाकर खड़े हैं। किसी को जरूरत पड़ी है तो अपना खून दिया है, 15 बोतल खून लोगों को भेंट किया है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो भगवान हमारी कितनी परीक्षा ले रहा है। मैं सोचता हूँ उस समय परीक्षा लेता। मेरा एक सोच था कि मैं नेताओं को बाध्य करूंगा कि राजनीति सिर्फ सम्मान की लड़ाई नहीं है, राजनीति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी मिलना कांटों का ताज है। आपका कर्तव्य, आपका काम करने का तरीका बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाता बिगाड़ता है। आपको विधानसभा में पहुंचकर हर पल ये सोचना है कि हम अपने लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर सकें, क्योंकि आपको बहुत बड़ी उम्मीदों से लोग बनाते हैं। लोग बनाते नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी के सपने तुम्हें सौंप देते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैंने अभी पिछली बार भी सभा में कहा था कि मैं राजनीति के कंसेप्ट को बदलना चाहता था। लोग नेताओं से उम्मीदें करते हैं कि जातियों की नफरत से निकालो लोगों को। ये गरीबी से नहीं निकल पाएंगे अगर जातियों में लड़ते रहेंगे, तो ये गांव खुशहाल नहीं कर पाएंगे। ये जिम्मेदारी कोई और नहीं निभाएगा, हमें सबको मिलकर निभानी पड़ेगी। अरे इससे अच्छे तो हमारे पुरखे थे, जब गांव बसा रहे थे तो सब जातियों को साथ लेकर आए थे। सोचो 100 साल पहले, 50 साल पहले जब सड़कें नहीं थी, तो 500 साल पहले कैसा माहौल होगा। हे गांव के लोगों, किसी भी गांव से तुम आए हो, मेरी बात को अपने गांव से जोड़कर सोचना। अगर तुम्हारे गांव में जो बिरादरियां रह रही हैं, मालूम क्या जमाना था? 100 साल पहले ये था, एक कबीला दूसरे कबीले पे हमला करता था, मार डालते थे, लोगों की जानें लेते थे, लूट लेते थे लोगों को। उस जमाने में हमारे पूर्वज कम संख्या में रहने के बाद भी इतने एकजुट होते थे कि अगर कोई हमला करता था तो अपनी जान देकर अपने दूसरे आदमी की जान बचाते थे। कितना प्रेम था उनमें। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए सुनाई है कि अगर गांव में गरीबी आई है, परेशानियां आई हैं, आज किसी की बेटी की शादी रुक रही है, कोई बीमारी से परेशान है, जान दे रहा है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम मिलकर उसकी जान बचाएं? तुम समय जिता पाओ ना जिता पाओ, तुम एक काम कर लो, लौट के जाओ। तुम्हारे गांव में किसी भी बिरादरी की बेटी अगर बड़ी हो रही है और शादी के लिए घर वाले परेशान हैं, तो सब लोग मिलके कहो जाओ, रिश्ता अच्छे घर में करके आओ। हम सब लोग भी मिलके शादी में मदद करेंगे। मैं भी तुमसे कह के जा रहा हूं, तुम मुझे बना पाओ ना बना पाओ, मैं हर उस शादी में मदद करूंगा जिसमें तुम्हारा योगदान होगा। कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे घरों में पहुंचा सके। मैंने बहुत सारे मौके पे बहुत सारी बातें कही हैं कि जिंदगी में, राजनीति में कम से कम हमें इस बदलाव को लाना पड़ेगा, सामाजिक बनाना पड़ेगा। हमने कहा निवाड़ी में बहुत गुंजाइश है पत्रकार साथियों, इन्होंने जिला बनाया, कहते कि जिला बनाना मेहरबानी नहीं हो सकती, ये जिम्मेदारी है, बस ये मांग हो सकती है, सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिला बनाने में खर्चा तो इनकी खून पसीने की कमाई से ही खर्च होना है।
अगर जिलाधिकारी की भवन बन रहा है तो जो हजारों करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे वो सब इनके पैसे, मेहनत के पैसे से जाना है। सिर्फ जिला बनाने से फायदा कब था हमको, जब बेईमानी खत्म हो गई होती। अगर रिश्वत दुगनी हो गई तो टीकमगढ़ से ठीक था, वहां से किराए से काम करा लेते, लेकिन अगर रिश्वत खत्म कर दें तब तो जिला का फायदा हमें है। हम तो चाहते थे, तुम कह रहे हो कि भाई हम लोगों को जोड़कर देखते हो कि बाहरी हैं। हम बाहरी हैं कि अंदर के हैं, ये तो लोग बता रहे हैं। देख लो कौन बाहरी है कौन अंदर है। और तुम जब बाहरी बताते हो हमें, ये बताओ जब निवाड़ी का आदमी बीमार होता है तुम्हारे अस्पताल में जाता है तो सीधा झांसी भेज देते हो पढ़ने के लिए, सबको झांसी भेज देते हो। तुम्हें जब शर्म नहीं आती कि 10 साल मौका दिया, 20 साल मौका मिला, कम से कम अस्पताल बना दो। लेकिन याद रखना, तुम्हें मैं एक वादा करता हूं, समाजवादी पार्टी के सारे सरकार बनेगी तो ऐसा मेडिकल बनाऊंगा कि झांसी के लोग यहाँ इलाज कराने निवाड़ी आएंगे एक दिन। ऐसा विद्यालय बनाऊंगा, ऐसा महाविद्यालय बनाऊंगा, ये तो विद्यालय चल रहे हैं, ऐसा महाविद्यालय बनाऊंगा कि अगल बगल के दूसरे जिलों के लोग निवाड़ी के महाविद्यालय पढ़ने आए। ऐसा पब्लिक स्कूल बनाऊंगा जो झांसी में नहीं होगा, उससे अच्छा निवाड़ी में बनाऊंगा। हजारों बच्चों को जिम्मेदारी संभालूंगा। मैंने यहां भी कह रहा हूं और ये जमीन पे गरोठा में उतारा भी है। आप जाओ, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया लोगों ने कहा मौठ में डिग्री कॉलेज नहीं है। मैंने कहा बनने के पहले डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, और भगवान की कृपा से हुई, डिग्री कॉलेज टीकाराम यादव महाविद्यालय बनाया। 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। जब गुरसराय गए जीतकर, लोगों ने कहा यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ पाती कॉलेज में, यहाँ महाविद्यालय नहीं है। मैंने कहा महाविद्यालय साल भर में बनेगा। साल भर में 2000 राम मनोहर लोहिया कन्या महाविद्यालय गुरसराय बनाया, 2000 बेटियां पढ़ती हैं वहां पर आज। मैंने पब्लिक स्कूल बनाए, मैंने ITIs बनाए। मैंने इसलिए बनाया कि गांव गरीबों के बच्चों को नजदीक शिक्षा रहेगी तो जल्दी से पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे। वो सारे काम तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए यहां करूंगा। मैंने कहा बहुत संभावनाएं हैं निवाड़ी में, निवाड़ी नोएडा है। अगर सिर्फ कार्य योजना की जरूरत है, अगर इनके पास विजन ठीक होता तो निवाड़ी नोएडा बन चुका होता। ये फर्क है उत्तर प्रदेश में। देखो आप, अगर आप ललितपुर के उस कोने में चले जाओ तो 2-3 लाख रुपए एकड़ में तुम्हें 5 लाख एकड़ तक में जमीन मिल जाएगी, और नोएडा में किसान की जमीन कीमत 100 करोड़ रुपए एकड़ है। ये फर्क है डेवलपमेंट का सिर्फ, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक था। आज ये स्थिति निवाड़ी की है। झांसी बहुत महंगा हो गया, सबसे अधिक विकास की संभावनाएं कहीं हैं तो निवाड़ी से निकटती हैं। सबसे नजदीक है झांसी के निवाड़ी, और भगवान ने मौका दिया तो निवाड़ी को नोएडा में ना बदल के दिखा दिया तो वो आपके सामने मिसाल कायम करूंगा। उसके लिए सिर्फ विजन की जरूरत है, कार्य योजना की जरूरत है, और ये आवश्यकता है समाज की प्रगति की। और मैं कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत इस विकास को नहीं रोक सकती। यहाँ उद्योग लगाए जा सकते थे, अपार संभावनाएं यहाँ है। यहाँ नदियां हैं, पानी है, पहाड़ है, सब कुछ है हमारे पास। ये कहीं नहीं है। अगर आप देखोगे पूरे प्राकृतिक सिनेरियो को देखो आप, अगर उत्तर प्रदेश का भी डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरा डेवलपमेंट इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से गिट्टी जा रही है। अगर यहाँ की गिट्टी बंद हो जाए तो एक मकान नहीं बन सकता पूरे देश में। ये बहुत अपार संभावना है। इतना बड़ा खनिज क्षेत्र, उसके बाद यहाँ के लोग मजदूर, इतने बड़े बड़े नेता पैदा किए लोगों ने, लेकिन बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री बने, सब बने। क्या यहाँ उद्योग नहीं लगाए जा सकते थे? अपार संभावनाएं थी। पर मैं कह सकता हूं अपनी अपनी विजन की लड़ाई है। मैंने कहा था या तो तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मौका मिलते, और मौका ऐसा है आज। 2 बड़े दलों में खड़ा मुकाबला है। मैंने पिछली बार भी कहा था निवाड़ी के लोगों, तुम चाहोगे तो एक मौका ऐसा भी हो सकता है, बहुत दिन तुम्हारी तकदीर को भोपाल में बैठ के लोगों ने लिखा है, तुम चाहो तो भोपाल की तकदीर को लिखने वाले बन सकते हो। ये मौका तुम्हारे पास आप है।